रोलेक्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक 8 अरब डॉलर की लग्जरी ब्रांड, है ना? लेकिन सोचिए, अगर कहा जाए कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य सिर्फ एक अनाथ लड़के की जिद और मेहनत की कहानी है? चलिए, इस कमाल की कहानी को समझते हैं। सोचिए, साल था 1914, जब हर कोई पॉकेट वॉच का दीवाना था। तब इसके फाउंडर हैंस विल्सडॉर्फ ने एक ऐसी बात कह दी जो उस वक्त किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा भविष्य देखा जो दशकों आगे का था। तो कहानी शुरू होती है हैंस विल्सडॉर्फ के काफ़ी मुश्किल बचपन से। और देखिए, ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जिद की नींव है, उस हिम्मत की शुरुआत है जिसने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उनकी कामयाबी का रास्ता खोला। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में पहले हैंस की माँ गुजर गईं और ठीक 1 साल बाद पिता भी नहीं रहे। उनके चाचाओं ने परिवार का बिजनेस बेच दिया और उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जहां वो हमेशा अकेले थे, एक आउटसाइडर की तरह। ये उस एम्पायर के बिल्कुल उल्टा है जो वो आगे चल के बनाने वाले थे। लेकिन विल्सडॉर्फ का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपनी इन मुश्किलों को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यहीं से उन्होंने सेल्फ रिलायंस और डिसिप्लिन का पार्ट सीखा, और यही सोच उनकी सक्सेस का राज बनी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे विल्सडॉर्फ ने वॉच मेकिंग की दुनिया में एंट्री ली और उस समय की सबसे बड़ी सोच को चैलेंज किया। उन्होंने सिर्फ घड़ियां नहीं बनाई, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की सोच बदल कर रख दी। उस जमाने में, यानी 1900s की शुरुआत में, पॉकेट वॉच मर्दों की शान मानी जाती थी, रिलायबल और प्रोफेशनल। जबकि रिस्ट वॉच, उसको तो बस औरतों का एक नाजुक सा गहना समझा जाता था। विल्सडॉर्फ ने इसी सोच को बदलने की ठानी। उनका मिशन था एक ऐसी कन्वीनियंट रिस्ट वॉच बनाना जो पॉकेट वॉच जितनी ही एक्यूरेट और रिस्पेक्टेबल हो। अपना एम्पायर खड़ा करने से पहले उन्होंने इस आर्ट को A to Z सीखा। पहले स्विट्जरलैंड गए, वहां काम किया, फिर लंदन गए, हर जगह से नॉलेज इकट्ठा किया, और आखिरकार 1905 में अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर शुरू की कंपनी विल्सडॉर्फ एंड डेविस। और बस यहीं से शुरू हुआ एक अलग सफर। यहीं उन्होंने उन इनोवेशंस की नींव रखी जिन्होंने एक सिंपल वॉच को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। नाम रोलेक्स, ये कोई ऐसे ही नहीं रख दिया गया था। इसके पीछे एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। 1908 में ये नाम चुना गया। क्यों? क्योंकि ये छोटा था, सुनने में हाई क्लास लगता था, किसी भी जबान में बोलना आसान था, और सबसे जरूरी, घड़ी के डायल पर एकदम परफेक्ट फिट होता था। जीनियस है ना? विल्सडॉर्फ सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो प्रूफ करते थे। उनकी वॉचेस ने स्विट्जरलैंड से पहली रिस्ट वॉच क्रोनोमीटर रीडिंग हासिल की, फिर लंदन की मशहूर क्यू ऑब्जर्वेटरी से क्लास A सर्टिफिकेट भी मिला। इन जीतों ने दुनिया को साफ साफ दिखा दिया कि हाँ, एक रिस्ट वॉच भी पॉकेट वॉच जितनी ही एक्यूरेट हो सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता। ब्रिटेन में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स और उस पर 33% का भारी एक्सपोर्ट टैक्स, इन सब ने विल्सडॉर्फ को एक बड़ा डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। 1919 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर लिया। और बस यही वो मूव था जिसने रोलेक्स को वो स्विस आइडेंटिटी दी जिसके लिए आज हम उसे जानते हैं। और फिर साल 1926 में आया एक गेम चेंजर, रोलेक्स ऑयस्टर। ये थी दुनिया की पहली सचमुच में वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ रिस्ट वॉच। इसका जो केस था ना, वो हर्मेटिकली सील्ड था, यानी अंदर की डेलिकेट मशीनरी बिल्कुल सेफ। ये वॉच इंडस्ट्री के लिए एक अनोखा मोड़ था, एक माइलस्टोन। अब देखिए, एक बेहतरीन इन्वेंशन करना एक बात है, पर दुनिया को ये बताना कि वो बेहतरीन है, ये बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कैसे विल्सडॉर्फ ने अपनी रेवोल्यूशनरी टेक को जीनियस मार्केटिंग से जोड़ दिया। साल 1927 एक तैराक मर्सिडीज ग्लाइड से इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश कर रही थी। विल्सडॉर्फ ने इस मौके को पहचाना और उन्हें पहनने के लिए एक रोलेक्स ऑयस्टर दी। 10 घंटे से ज्यादा ठंडे ठंडे पानी में। भले ही वो स्विम पूरा न कर पाईं, लेकिन उनकी कलाई पर बंधी घड़ी, वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। विल्सडॉर्फ ने इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगले ही दिन डेली मेल के फ्रंट पेज पर पूरा ऐड देकर इस जीत का जश्न मनाया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। विल्सडॉर्फ ने एक पैटर्न बना लिया। वो अपनी घड़ियों को हमेशा पायनियर्स और एक्सट्रीम कंडीशन से जोड़ते थे। कभी डीलरशिप्स पर फिश बोल के अंदर, तो कभी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, पहली फ्लाइट में क्रू के साथ।
या फिर सर मैल्कम कैंपबेल जब 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से रिकॉर्ड बना रहे थे तब उनकी कलाई पर। अब रोलेक्स सिर्फ एक वॉच नहीं थी, ये रिलायबिलिटी का दूसरा नाम बन चुकी थी। इसके बाद अगला बड़ा इनोवेशन आया 1931 में, ऑयस्टर परपेचुअल। ये पहली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच थी। इसका मतलब बार बार घड़ी में चाबी भरने का झंझट ही खत्म। ये इनोवेशन का एक और कमाल था जिसने कन्वीनियंस को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो अब हम विल्सडॉर्फ की जिंदगी के आखिरी चैप्टर में पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने ये पक्का किया कि उनकी कंपनी और उनका विजन उनके जाने के बाद भी जिंदा रहे। ये सिर्फ एक कंपनी बनाने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी विरासत बनाने की बात थी जो हमेशा हमेशा रहे। 1944 में उनकी पत्नी फ्लोरेंस की मौत हो गई। इस पर्सनल ट्रेजेडी में हेंज विल्सडॉर्फ को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जो हमेशा के लिए हो। उन्होंने स्थापना की विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की। ये एक ऐसा कदम था जिसने रोलेक्स के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, रोलेक्स का मालिक कोई एक इंसान या कंपनी नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशन है। विल्सडॉर्फ ने अपनी 100% ओनरशिप इस ट्रस्ट को दे दी। इसका मतलब ये है कि रोलेक्स को कभी बेचा नहीं जा सकता और इसका सारा प्रॉफिट चैरिटी में जाता है। ये सिर्फ एक फॉर प्रॉफिट कंपनी से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहेगी। जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख। इतने सर्टिफाइड क्रोनोमीटर्स रोलेक्स ने 1947 तक बेचे थे। पर ये नंबर अपने आप में उतना बड़ा नहीं है जितना इसके पीछे की कहानी, क्योंकि ये नंबर पिछले 20 साल की टोटल सेल्स का डबल था और ये सब हुआ सिर्फ 1 साल में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंपनी की जो ग्रोथ हुई वो बस कमाल की थी, इनक्रेडिबली फास्ट। इस जबरदस्त सक्सेस के पीछे थे कुछ नए और आइकॉनिक मॉडल्स, जैसे कि डेट जस्ट, पहली सेल्फ वाइंडिंग वाटरप्रूफ वॉच जो डेट दिखाती थी। फिर आई सबमरीना, 100 मीटर तक पानी में काम करने वाली पहली डीप डाइविंग वॉच। और फिर डे डेट, जो दिन और डेट दोनों एक साथ दिखाती थी। ये घड़ियां सिर्फ रोलेक्स के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क बन गई। तो सोचिए, एक अनाथ लड़का जिसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। हेंज विल्सडॉर्फ ने 1960 में इस दुनिया से विदा ली, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी एक सच्चा सबूत है जिद और दूर की सोच की ताकत का। तो इस कहानी को हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, लग्जरी के अलावा एक सच्ची टाइमलेस लेगेसी आखिर होती क्या है? विल्सडॉर्फ की कहानी से शायद ये पता चलता है कि इनोवेशन, हिम्मत न हारने की जिद और एक बड़े मकसद का मिक्सचर है। सोचने वाली बात है ना?